Hello dear students, welcome to the class and welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस के ऊपर, यानी कि कक्षा 9 विज्ञान विषय के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बल के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे और हम लोग गैलीलियो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, उसको ही करेंगे कंटिन्यू। और न्यूटन के गति विषयक जो नियम हैं उनको हम जानेंगे आज की क्लास में। सो आई होप कि आप फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशन ले चुके होंगे और आपके पास नोटबुक और पेन होगा। जो चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करने के लिए ध्यान रखिए अपना अपना स्क्रीन पर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग समझ रहे थे गति के नियमों को। हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जहां पर कि हमने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करी थी, जो कि आपको डायग्राम के जैसे दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो है ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। इसके आधार पर गति का प्रथम नियम आया। क्या बात है इसमें कही गई? इसमें ये बात कही गई कि हमने एक आनत तल लिया। आनत तल मतलब ऐसा जो स्ट्रेट जो सरफेस होता है, जो खड़ा ऊंचाई में जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं हम आनत तल। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंक्लाइंड प्लेन, है ना, चढ़ाई वाला तल। जिस तल में चढ़ाई हो या फिर ढलान हो, है ना। तो ऐसा हमने एक तल लिया जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और उस पर जो है उसकी जो सरफेस है उसको हमने घर्षण रहित माना। उस पर जो एक बॉल है हमने लुढ़काई, जो कि कांच की बॉल थी। इसकी सतह भी घर्षण रहित थी, यानी कि फ्रिक्शनलेस थी। हमने इसको लुढ़काया और इसके बाद जैसे ये लुढ़क करके अपने लास्ट कॉर्नर पर पहुंचती है, वहीं पर हमने एक दूसरा आनत तल लगाया जिस पर ये सीधी ऊपर चढ़ जाती है। हमने ये क्या देखा, हमने ये ऑब्जर्वेशन करा कि जितनी ऊंचाई से, जितनी दोनों आनत तल जो है समान ऊंचाई के, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जितनी ऊंचाई से हमने इस वाले आनत तल से बॉल को लुढ़काया था, उतनी ही ऊंचाई तक ये यहाँ पहुंची, उतनी ही ऊंचाई तक ये यहाँ पहुंची। ठीक है, ये यहाँ से जाएगी ऐसे करके, ऐसे फिर ऊपर पहुंच जाएगी। तो जितनी ऊंचाई से उधर से छोड़ेंगे उतनी ही ऊंचाई तक वो इधर पहुंच जाएगी। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, इस बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। और इसमें इन्होंने क्या किया, मॉडिफिकेशन करके इस बॉल को इन्होंने थोड़ा सा, ये जो आनत तल था ना, इसके ढलान को थोड़ा बढ़ा दिया। यहाँ पे इसके ढलान को थोड़ा सा जो है बढ़ा दिया। ठीक है, ढलान को थोड़ा बढ़ा दिया, है ना। है तो वही, सरफेस तो वही है, बट ढलान को इन्होंने थोड़ा लंबा कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया। ऐसा उन्होंने एकदम से नहीं करा, धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया। तो जब ढलान को इन्होंने बढ़ा दिया तो उसके बाद भी इन्होंने देखा ये बॉल जो है उतनी ही ऊंचाई तक जाती है जितनी ऊंचाई से कि ये पहले, जितनी ऊंचाई से कि ये पहले छोड़ी गई थी, जितनी ऊंचाई से ये पहले छोड़ी गई थी। भले ही उसके लिए उसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, पर कोई बात नहीं, वो जो है उतनी ही ऊंचाई तक गई, उतनी ही ऊंचाई तक यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ गई। समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही होगी बात, है ना। मतलब कि 5 मीटर ऊंचाई है, 5 मीटर ऊंचाई ऐसे में थी, तो ये 5 मीटर ही चढ़ी। जो ये ऊंचाई है ये भी 5 मीटर है। हाँ, ये वाली जो दूरी है ये ज्यादा हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इन्होंने कहा कि जितनी ऊंचाई इसकी यहाँ पर थी उतनी ही ऊंचाई यहाँ पर भी रहेगी। फिर इन्होंने क्या किया, गैलीलियो ने थोड़ा सा जो ढलान थी ना, इसको थोड़ा और कम किया। ढलान को इन्होंने थोड़ा सा और कम किया। देखिए कैसे, किस प्रकार से, कुछ ऐसे ढलान को इन्होंने थोड़ा सा और कम किया, ऐसे। ठीक है, ढलान को इन्होंने थोड़ा सा और कम किया। और अब की बार भी इन्होंने सेम चीज देखी। अब की बार भी इन्होंने क्या देखा, सेम चीज देखी कि जो बॉल है, जो कांच की बॉल है, ये समान ऊंचाई तक फिर से जा रही है। ये कहाँ पे जाती है, ये वापस उसी ऊंचाई तक जाकर के चढ़ जाती है। भले ही उसके लिए उसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, भले ही इस चीज के लिए उसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, बट कोई बात नहीं, वो करेगी क्या, काम उसका वही रहेगा कि जितनी ऊंचाई तक वो वहां थी उतनी ऊंचाई वो यहाँ पर प्राप्त कर लेगी। उतनी ही ज्यादा ऊंचाई वो यहाँ पर, उतनी ही ऊंचाई पर वो यहाँ भी रहेगी, भले ही उसके लिए ज्यादा दूरी उसे तय करनी पड़ रही है। ऐसा करते करते, ढलान को कम करते 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 एट लास्ट एक स्टेज ऐसी आई जिसमें गैलीलियो ने इसकी ढलान को पूरे खत्म ही कर दिया। इसकी ढलान को जो है पूरा खत्म ही कर दिया। और ये जो लाइन है ये कुछ ऐसी हो गई, ये लाइन है ये जो कुछ ऐसी हो गई।
ठीक है। ढलान खत्म कम करते 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 धीरे धीरे ढलान खत्म हो गई और ये लाइन कुछ ऐसी हो गई, और जो बॉल थी वो बॉल फिर कुछ इस प्रकार से लुढ़कते हुए इसी सरफेस पर लुढ़कने लगी। किस सरफेस पर? इस सरफेस पर लुढ़कने लगी। अब इन्होंने ये देखा, इन्होंने यहां से ऑब्जर्वेशन दिया कि अगर यहां पर इस बॉल को हम, अगर ये जो सतह है ये घर्षण रहित है, कैसी सतह है ये? घर्षण रहित, घर्षण रहित, यानी कि फ्रिक्शनलेस। ये सतह कैसी है? फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित है। तो इस पर ये बॉल जो है लुढ़कते 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 तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक कि इसको मैं खुद से रोकने का काम ना करूं। अगर मैं इसे रोकूंगा नहीं, अगर मैं इस पर बल नहीं लगाऊंगा, इसे, इसकी जो गति है इस पर रोकने का प्रयास नहीं करूंगा, तो ये रुकेगी कभी भी नहीं, ये रुकेगी कभी भी नहीं। तो ये था जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, और इसको जो है वर्ड्स में, इसको शब्दों में जो है वो न्यूटन ने दिया। इसको शब्द में जो है वो न्यूटन ने बात बताई। क्या बात बताई उन्होंने? अब उस पॉइंट को हम लोग लिख रहे हैं। उन्होंने जो बात बताई वो कुछ इस प्रकार से थी, उन्होंने जो बात बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में अपनी स्थिर अवस्था या अपनी सरल रेखाओं में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। बाहरी बल कार्यरत ना समझ गए? तब तक अपनी गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, यानी कि जब तक कोई बाहर से आकर के किसी दूसरे बल ने उसे रोकने का प्रयत्न ना किया हो, तब तक जो है वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ये था न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसे हम कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है। इसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है। आई होप समझ में आई होगी बात। देखो, न्यूटन ने अपने नियम में बात तो बोल दी, लेकिन इसको हमको अगर अपनी जो बेसिक जो एप्लीकेशन है, मतलब जो अपने दैनिक जीवन है वहां पर अप्लाई करके देखें, तो वहां पर ये बात जो है पूरी तरीके से सत्य नहीं होती, यानी पूरी तरीके से फिट नहीं बैठती। ऐसा क्यों होता है? अगर हम ये बोलें कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, मतलब दो अवस्थाएं उसकी हो गई। समझने की कोशिश करेंगे इसे। दो अवस्थाएं हो गई, या तो वो स्थिर है
या फिर गति की अवस्था में, या फिर वो चल रही है। ठीक है, दो अवस्थाएं हो गई। तो कह रहे हैं कि अगर प्रत्येक वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहेगी, उसमें ही वो बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, यानी कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट में क्या होता है, एक जो बैट्समैन है वो एक बॉल को शॉट मारता है, और बॉल को शॉट मारने के बाद वो बॉल जो है लुढ़कती हुई बाउंड्री की तरफ जाती है। कल्पना कीजिए कि जब ये बॉल बाउंड्री की तरफ लुढ़कती हुई जाती है तो इसके सामने कोई भी फील्डर नहीं आता, कोई भी फील्डर नहीं आता, और ये बॉल लुढ़कती ही रहती है, लुढ़कती रहती है। हम क्या करते हैं, हम बाउंड्री को हटा देते हैं, मैदान को हटा देते हैं, मैदान के आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं रास्ते में आने वाली सबको हटा देते हैं, और इस बॉल को लुढ़कने देते हैं, लुढ़कने देते हैं। लुढ़कते 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 इस पर हम अब जो है न्यूटन का नियम लगा सकते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन सी अवस्था में, गति की अवस्था में। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम, कि ये इसमें ही बना रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। मतलब कि जब तक कोई फील्डर जा करके यहाँ पर बैठ करके इस बॉल को पकड़ने का, रोकने का काम ना करे, तब तक ये चलती रहेगी। लेकिन अगर वास्तव में बात की जाए तो वास्तव में हमें ये केस देखने को नहीं मिलता। वास्तव में अगर कोई फील्डर ना भी जाए तो ये बॉल थोड़ा देर लुढ़केगी और अपने आप ही रुक जाएगी। ध्यान से सुनना जो बात मैं कह रहा हूं, ये बॉल लुढ़केगी और अपने आप ही रुक जाएगी, इसे किसी ने नहीं रोका। तो क्या यहाँ पर न्यूटन का नियम फेल होता है? क्या हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि न्यूटन का नियम किस तरीके से काम में आ रहा है? तो न्यूटन का नियम काम में आएगा, क्योंकि आपको एक, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया ना वहां पर आपने एक बात कही थी, घर्षण रहित। हमने कैसे कैसे तल की कल्पना करी थी, कैसे सरफेस की इमेजिनेशन करी थी, घर्षण रहित, यानी कि जहां पर फ्रिक्शन ना हो। अब आप कल्पना कीजिए, जो मैदान में बॉल लुढ़क रही है, क्या वहां पर फ्रिक्शन नहीं है? वहां पर फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, वेरी हाई अमाउंट में है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड की जो सतह है, ग्राउंड का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा रफ होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, रफ होता है, खुरदुरा होता है। और जहां पर खुरदुरा रफ सरफेस ज्यादा होता है वहां पर फ्रिक्शन यानी घर्षण का मान बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर जो ये बाहरी बल है ना, ये बाहरी बल, ये घर्षण खुद बन जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। तो हम कहते हैं बॉल अपने आप रुक गई, नहीं, बॉल अपने आप नहीं रुकी है, बॉल को रोकने का काम घर्षण ने किया है। और यहाँ पर न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वो हमारा हो जाता है सही। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये घर्षण जो है अपना काम करता है और न्यूटन के नियम को गलत साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन आप इस बात को दिमाग में रखेंगे कि न्यूटन की गति के संबंधित जो प्रथम नियम है वो सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगा जब जिस सतह की यानी जिस सरफेस की हम कल्पना कर रहे हैं वो घर्षण रहित हो। अगर वो घर्षण रहित नहीं होगा तो वहां पर जो बाहरी बल के रूप में जो काम करे, जो कारक काम करेगा वो खुद घर्षण ही होगा, वो खुद फ्रिक्शन ही होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये है हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसके लिए हमने यूज किया, जिसके लिए न्यूटन ने हेल्प ली थी। गैलीलियो के जो एक्सपेरिमेंट था उसको ही इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया। ठीक है ना। अब हमने इस नियम को एक और नाम दे रखा है, इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको डिस्कस कर लेंगे और उनको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे बिल्कुल अच्छे राइटिंग में। सबसे पहले इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम यानी कि हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व के बारे में बात कर लेंगे। जड़त्व शब्द को आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया यानी जड़त्व किसे कहते हैं, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो अभी हमने क्या बोला, अभी हमने एक प्रवृत्ति की बात करी, एक टेंडेंसी की बात करी, जिसमें क्या, अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है यानी कि रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर वो गतिमान है यानी चल रही है तो वो गतिमान ही रहेगी। ठीक है, तो वस्तु की इस टेंडेंसी को, वस्तु के इस गुण को, या फिर ये कह लीजिए इस प्रवृत्ति को,
ही हम जड़त्व कहते हैं। समझ में आया? चलिए दोबारा से समझाता हूँ। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो चाहती है कि मैं रुकी रहूं। अगर कोई वस्तु चल रही है, गति कर रही है, तो वो चाहती है कि मैं गति में रहूं, गति करती रहूं। ठीक है, लेकिन अगर जो वस्तु, अगर कोई वस्तु है उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार की होगी, ये प्रवृत्ति जो है प्रत्येक वस्तु में होती है, ये प्रवृत्ति जो है प्रत्येक वस्तु में होती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु या तो रुकी हुई होती है, या तो वो स्थिर होती है, या फिर गतिमान होती है। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु में ये प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण कि वो अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, अगर एक समान गति की अवस्था में तो एक समान गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है। वस्तु की इस प्रवृत्ति को हम जड़त्व भी कहते हैं। और जड़त्व के बारे में ही न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में बात की है, भले ही उसने जड़त्व को डायरेक्टली यूज नहीं करा है वो वर्ड, ठीक है, उसके बाद में ये वर्ड डिफाइन हुआ, तो हम इसे जड़त्व का नियम भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है ना? तो आप क्या कहेंगे, जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु की प्रवृत्ति है कि वो अपनी गति की अवस्था, अपनी गति की अवस्था जिसमें भी वो है उसमें ही वो रहे। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें किसी वस्तु के विराम, किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने, विरामावस्था में रहने या तो विरामावस्था में या समान वेग से गतिशील रहने, वे गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम उसका जड़त्व कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, इनर्शिया यानी कि जड़त्व। ठीक है, तो यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जो कि पूरी तरीके से जड़त्व पर आधारित है। और जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी भी वस्तु का गुण है। ठीक है ना? तो प्रत्येक वस्तु में ये गुण होगा। ठीक है, अब इस नियम से हम लोग काफी सारे जो फिनोमेना हैं, काफी सारे अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? नंबर 1, हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम किसी मोटर गाड़ी में चलते हैं, किसी गाड़ी में चलते हैं, तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद दो चीजें होती हैं, या तो गाड़ी स्टार्ट होकर के जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, या फिर गाड़ी जब ब्रेक लग के रुकती है। तो दोनों ही केसेस में हमें एक झटका महसूस होता है, एक धक्का लगता है, एक धक्का लगता है। ठीक है, अगर गाड़ी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होकर के चल रही है, तो ये धक्का हमें पीछे की ओर लेके जाता है, हम पीछे की ओर हिलते हैं। अगर ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर हिलते हैं। इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग जड़त्व की परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जड़त्व क्या कहता है कि प्रवृत्ति, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहने की प्रवृत्ति, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहने की प्रवृत्ति। तो देखिए, अगर गाड़ी रुकी हुई है, सपोज ये गाड़ी है जिसमें आप बैठ रहे हैं, ठीक है, और इस गाड़ी में अभी ये बंद है, रुकी हुई है, और अभी ये चलना स्टार्ट हुई, तो अभी ये कौन सी अवस्था में थी? विराम में। तो जड़त्व के कारण मैंने कहा प्रत्येक वस्तु में उसकी प्रवृत्ति होती है कि जिस अवस्था में वो है उसी में रहे। तो ये क्या चाहेगा कि मैं विराम में ही रहूं, ये कार क्या चाहेगी कि मैं, अब मेरी प्रवृत्ति जो है विराम में रहने की, तो मैं विराम में ही रहूं। ठीक है, जब आप इस कार को विराम से गति की अवस्था में लाएंगे, जब आप इसको स्पीड देंगे, तो क्या होगा कि ये कार तो गति की अवस्था में आ जाएगी, लेकिन हमारा शरीर जो है कार के अंदर, कार के साथ संपर्क में है, तो ये विराम की अवस्था में ही रहेगा। गति में कौन आई? कार, लेकिन हमारा शरीर अभी भी क्या है? विराम की अवस्था में है। ठीक है, तो इस केस में हम ये देखते हैं कि गाड़ी आगे चल जाती है, हम लोग वहीं पर ही हैं विराम की अवस्था में, तो हमें ये लगता है कि हम पीछे की तरफ हम पर धक्का लगाएं। गाड़ी यहां से आगे चली गई, हम वहीं पर हैं, तो हमें ये लगता है कि हमें पीछे की ओर धक्का लगाए। सेम केस तब होता है जब गाड़ी में ब्रेक लगता है, क्योंकि इसमें गाड़ी की प्रवृत्ति जो है गतिशील बने रहने की है। अगर कोई गाड़ी एक समान वेग से गतिशील है, अचानक से उसमें ब्रेक लगा दिए जाए, तो गाड़ी में बैठी हुई सवारी को आगे की ओर झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी जड़त्व के नियम से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। गाड़ी अगर गतिशील है तो गाड़ी के अंदर बैठी हुई सवारी भी गाड़ी के साथ गतिशील होती है।
ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन गाड़ी के संपर्क में बैठा हुआ ये जो चालक, ये जो सवारी है, ये अभी भी गतिशील है। क्यों? जड़त्व के कारण, इनर्शिया के कारण। तो ये चाहेगा कि मैं गतिशील हूं तो गतिशील ही बना रहा हूं, लेकिन गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी के रुकने के कारण इस व्यक्ति को आगे की ओर झटका लगता है, क्योंकि ये अभी भी आगे की ओर गति कर रहा है और गाड़ी जो है रुक चुकी है। तो इन सभी बातों को हम लोग जड़त्व की परिभाषा से दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज जो बातें आपको बताई गई समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने नोट डाउन भी किए होंगे। और साथ ही साथ घर से इन्हें एक बार रिवाइज करके जरूर लाएं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।